4 चैप्टर 4 क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पढ़ा था लॉरेंस फोर्स की एप्लीकेशन। लॉरेंस फोर्स की एप्लीकेशन क्या थी? वेलोसिटी सेलेक्टर, है ना। मतलब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो वो पढ़ रहे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, है ना। मेनली हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, और मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स एक और चीज पर लगता है, वो लगता है किस पर लगता है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्यों होगा? पहली बात तो उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है? मान लो दिस इज वायर हैविंग करंट आई, है ना, और ये वायर ऑफ कोर्स किसी सर्किट का हिस्सा होगा, है ना, उसका एक पार्ट है ये वायर, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। इसके अंदर, इस वायर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यानी चार्जेस मोशन में। और जब चार्जेस मोशन में हो और उन चार्जेस को मूव कराया जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उन चार्जेस को मूव कराया जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो चार्जेस हैं, मान लो क्यू चार्ज है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं जिसको, है ना। और इसमें करंट मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या? चार्जेस फ्लो कर रहा है। तो हर एक चार्ज पर, यानी एक्चुअल में तो होता है कि करंट फ्लो कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जितना फोर्स लगेगा उन सबको अगर हम ऐड कर दे तो वही होगा टोटल फोर्स। और जो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फ्लो कर रहे हैं उनको अगर हम ऐड कर दे तो नेट फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा सारे मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और उन जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वही वायर पे फोर्स होगा, वही किस पे होगा? फोर्स वायर पे फोर्स होगा। तो हम निकाल देंगे वायर पे टोटल कितना फोर्स होगा, वायर पे टोटल कितना फोर्स होगा। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें एक करंट कैरिंग वायर मौजूद है, ऐसे कुछ करंट कैरिंग वायर मौजूद है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर व्हेन it is placed in external uniform magnetic field। तो करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स होगा अगर उस वायर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग वायर रखी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इस पर कितना फोर्स होगा? तो भाई देखो, सबसे पहले भाई हर हिस्से पर अगर हम पॉइंट फिर से बायोट सेवर्ट्स हो जाता है। बायोट सेवर्ट्स में क्या होता था? ऐसी तो होती करंट कैरिंग वायर थी, करंट कैरिंग वायर थी।
उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते थे जिसको क्या बोलते थे, डीएल, डीएल, और उसको करंट एलिमेंट बोलते थे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर एक, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो डीएल डीएल अगर हम लें यहाँ पर डीएल ले तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर डीएल ले तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर डीएल ले तो अलग डायरेक्शन होगी, क्योंकि वायर की डायरेक्शन बदल रही है। डीएल की डायरेक्शन क्या होती थी, टेंजेंट ड्रॉ करके, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। तो सिमिलरली यहाँ पे एक टुकड़ा लेंगे, किसका टुकड़ा, करंट एलिमेंट का, करंट का एक टुकड़ा लेंगे जिसमें डीएल की डायरेक्शन सेम हो, और उसको हम डीएल बोल देंगे। मान लो जैसे ये छोटा सा, ये बड़ा दिख रहा है पर है बहुत छोटा, है ना। ये छोटा सा हमने करंट का एलिमेंट लिया डीएल, ये छोटा सा करंट का एलिमेंट लिया डीएल, और इसकी डायरेक्शन क्या ये होगी, है ना। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर। इसको अगर हम अलग से लें, इस वाले टुकड़े को अलग से ऐसे, है ना, और इसको थोड़ा सा वो करें, क्या बोलते हैं, जूम करें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये टुकड़ा, और इसको थोड़ा सा जूम करें इस वाले टुकड़े को। ये डीएल एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल, है ना। ये करंट एलिमेंट का टुकड़ा है, करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ फ्लो कर रहे हैं, नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन के समकक्ष हम एक पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, और हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस ही, पॉजिटिव चार्ज है प्लस ही, ये एक इमेजिनरी चार्ज मान सकते हैं एक तरीके से, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का मास प्लस, इलेक्ट्रॉन का मास m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो कर रहा है, ये ऊपर फ्लो कर रहा है। क्या ऐसा कह सकते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो वैसे वैसे जहां इलेक्ट्रॉन था पहले वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, अब इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज उधर ज्यादा हो गया, और जहां इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे वहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर गया और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, तो ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल सेम कहानी इलेक्ट्रॉन इसकी ये। तो इस इलेक्ट्रॉन के जो समकक्ष हमने चार्ज माना है प्लस ही, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्या वो हम निकाल सकते हैं। इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, बताओ। फोर्स ऑन या वन इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स उतना इस पर रहेगा। अच्छा, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, 20 स्पीड से। करंट कैरिंग वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कितनी स्पीड से मूव करते हैं, वो मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। बताओ, याद करो। अरे जो करंट कैरिंग वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो कितनी स्पीड से मूव करते थे, कुछ याद है चैप्टर 3 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते थे चार्ज पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन की जगह हमने माना है, ये कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं, बताओ। Q V क्रॉस B, है ना, यही होता है। Q कितना है, प्लस ही,
चार्ज कितना है प्लस ही इस पे इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला, तो फोर्स लगेगा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स हो जाएगा ई है ना। वो तो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है साइन 90, ये वायर बिल्कुल सीधा नहीं है ना, ऐसा तिरछा है, कुछ भी हो सकता है। तो वी भी साइन थीटा है ना, मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, कुछ एंगल थीटा है जो भी है ना, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंगल थीटा है। अरे यही तो है वी डी की डायरेक्शन और ये बी की डायरेक्शन है, तो दो बीच का एंगल थीटा। तो फोर्स हो गया ऑन दिस वन चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब ये पूरे डीएल एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। इस पे पूरे डीएल एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा, पूरे डीएल एलिमेंट के लिए हमने देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसे कितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो वी स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना, ये देखना पड़ेगा। तो वो कैसे देखेंगे, तो फिर से हम मानेंगे लेट स्मॉल m बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। लेट ऐसे लिखो, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी कितना n होंगे। अच्छा, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या है, कैपिटल ए मान लेते हैं, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है ना। अरे इसको ऐसे काटेंगे तो और सिलेंड्रिकल वायर है तो एक सर्कल मिलेगा, तो ये होगा ए। लेंथ ऑफ द वायर हमें पता ही है कितनी है, डीएल। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वायर की बात कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम वायर होती है ए इंटू डीएल। अरे यही तो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, ए पाई आर स्क्वायर इंटू कितनी लेंथ है, पाई आर स्क्वायर एच, वाई आर स्क्वायर इंटू में डीएल, डीएल लेंथ है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल लेंथ ऑफ वायर, तो डीएल लेंथ ऑफ वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल एन, 1 यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यूनिट वॉल्यूम में भाई हाँ एन है यूनिट वॉल्यूम में, 2 यूनिट वॉल्यूम हो जाएंगे 2n, 3 यूनिट वॉल्यूम है 3n, और हमारे कितना वॉल्यूम है एडीएल वॉल्यूम, तो एडीएल वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एन एडीएल। ये तुम पहले भी कर चुके हैं सर, करंट वारंट का जब वो निकाला था एक्सप्रेशन, तो ये सब करा था। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल लेंथ ऑफ वायर इज एन एडीएल, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स होगा वही इस डीएल लेंथ की वायर पे होगा फोर्स। तो फोर्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इन्हीं पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल लेंथ ऑफ वायर, डीएल लेंथ ऑफ वायर। तो सारे के सारे हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का समकक्ष हमने ये पॉजिटिव चार्ज माना है, तो ये सारे के सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे ये सभी के सभी सेम वेलोसिटी से, सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के हम सेम मानते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखना, ये फोर्स है और फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ ऐड होती है। पहले का फोर्स किस तरफ आएगा बताओ, v
क्रॉस बी, अंदर की तरफ फोर्स आएगा। अरे बताओ, बी क्रॉस बी अंदर की तरफ। दूसरा चार्ज पार्टिकल वो भी ऐसे ही मूव कर रहा है, उसके भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बी क्रॉस बी उस पे भी अंदर की तरफ, तीसरे पे भी अंदर की तरफ, चौथे पे भी अंदर की तरफ। तो जब सबके अंदर की तरफ फोर्स ही लग रहा है तो सारे फोर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ए फोर्सेस मतलब वेक्टर क्वांटिटी जब सेम डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर्स तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए सारे फोर्स सीधे ऐड हो जाएंगे। तो एक पे फोर्स इतना, इतने फोर्स हो जाएगा, दूसरे पर इतना ही फोर्स रहेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तीसरे पर भी इतना फोर्स रहेगा 3 टाइम्स हो जाएगा, चौथे पे टाइम्स तो कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इतने टाइम्स हो जाएगा। ये नंबर है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो 100 है ये, तो 100 इंटू में इतना, तो इतने हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा NaDl EVd B sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, लिख लेना, भी मैं लिखवाऊंगा खुद, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकलने वाला तुम्हारा, तो यहाँ से ENEAVD वीना वाला फॉर्मूला याद है? तो ये वाला, तो इसको रखो वीना, VD ENA वीना हो गया, है ना, VENA वीना, DL, ठीक है, ये क्या हो गया, करंट, यही तो है, I इक्वल टू NEAVD, तो दिस इज योर करंट इनटू में sin थीटा। तो ये हो गया, एक्चुअल में सारे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो करंट कैरिंग वायर पे भी कितना फोर्स हो गया, यही फोर्स होगा। दिस फोर्स, टोटल फोर्स ऑन ऑल द फ्री चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन वायर, है ना, दिस इज द फोर्स ऑन वायर, यही है फोर्स ऑन वायर। सब सारे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाल दिया तो फोर्स ऑन वायर भी यही होगा। तो आई डी एल बी साइन थीटा, तो इसको हम लिखते हैं आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर, डी एल बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एल बी साइन थीटा, है ना। तो डी एल क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट हमने जो लिया है, और इस पूरे एलिमेंट पे क्या डायरेक्शन सेम है, पूरे एलिमेंट को हमने ऐसा ही लिया है कि उसकी डायरेक्शन सेम रहे, बाकी एलिमेंट की डायरेक्शन बदल सकती है अलग अलग जगह पर अलग। तो फोर्स ऑन दिस डीएल एलिमेंट, मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद यहां लिख रहा हूं, फोर्स ऑन डीएल एलिमेंट ऑफ वायर, फोर्स ऑन डीएल एलिमेंट ऑफ वायर क्या हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस डी। अरे बताओ सही है, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन आई की आई तो पता ही है क्या है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस डीएल एलिमेंट से, डीएल क्या है, डीएल इज लेंथ ही हो गई डीएल की, और डायरेक्शन हो गई, टेंजेंट डाल दो वहां से डीएल की डायरेक्शन मिल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो डीएल क्रॉस भी फोर्स आएगा अंदर की तरफ इस डीएल एलिमेंट के वायर पर। डीएल एलिमेंट मतलब इसकी लेंथ होगी मान लो 0.1 सेंटीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, तो उस लेंथ के वायर पे इतना फोर्स लगेगा। लेकिन हमें तो पूरे वायर पर फोर्स निकालना है, पूरे वायर पर फोर्स कैसे निकालें, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डीएल की डायरेक्शन होगी, डीएल की डायरेक्शन होगी तो अलग अलग डीएल बी साइन थीटा, थीटा अलग अलग होगा। अरे यहाँ डीएल बी ऐसे है तो थीटा ही है, यहाँ डीएल ऐसे है बी ऐसे, तो एंगल बदल जाएगा, बताओ। तो फोर्स ऑन होल वायर, अगर पूरी वायर पे फोर्स निकालनी है वो हो जाएगा आई, तो पूरे वायर में सेम ही है ना, ये हो जाएगा डीएल क्रॉस बी, है ना, और ये हो गया आई एल डीएल क्रॉस बी, या फिर अभी ऐसे लिख लो आई डीएल क्रॉस बी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना। ये तो छोटे से डीएल एलिमेंट पे फोर्स है, ये पूरी वायर पे फोर्स है, तो पूरी वायर के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को लेके सबको ऐड कर देंगे और नेट फोर्स मिल जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन। इसको टॉपिक डालो, फिर मैं लिखवाता हूँ, ये टॉपिक डालो और डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूँ, फिर लिखना ये यहाँ से।
पहले मैं लिखूंगा। तो पानी बोतल निकाल लियो। पॉज कर दे। कर जाओ। तो देखो यहाँ पर इसके आगे अगर वायर स्ट्रेट हो, डीएल 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 डीएल, सब जगह डीएल की डायरेक्शन सेम रहेगी। हाँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा थीटा, वो भी सेम रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर। फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, अगर पूरी वायर स्ट्रेट हो तो फॉर्मूला हो जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी। पूरी वायर है, उसके मैंने छोटा सा डीएल लिया था। अब डीएल 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 ये सारे ऐड हो जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ। आई आई तो कांस्टेंट है, पूरे में करंट सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो हो जाएगा एल डीएल क्रॉस बी। इसको ऐसे कह सकता हूँ डीएल क्रॉस बी, ठीक है। आई डीएल बी साइन थीटा, क्योंकि पूरी वायर स्ट्रेट है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बाहर आ जाएगा। हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या हर जगह एंगल सेम ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, डीएल, और ये डीएल 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 सारे ऐड होके क्या हो जाएगा आई एल बी साइन, ये हो जाएगा स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। पूरी वायर स्ट्रेट है जिसकी लेंथ है एल, उसमें करंट जा रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करके आ जाएगा। इसमें कंडीशन ये है बी कांस्टेंट होना चाहिए, बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर बी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। बी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से स्ट्रेट वायर पर फोर्स आ गया। पहले हमने डीएल पे निकाला और उसे इंटीग्रेट करके पूरी स्ट्रेट वायर पे निकाल दिया। ठीक है, अगर वायर बेंट हो, मुड़ी तुड़ी हो, तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ वायर इज बेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर वायर बेंट हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लो
वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और वायर कुछ ऐसे, एक वायर ऐसे, दूसरी वायर ऐसे, ये है L1 लेंथ की वायर, ये L2 लेंथ की वायर, ये L3 लेंथ की वायर, और करंट फ्लो कर रहा है I, करंट फ्लो कर रहा है I, बैंड है। तो इस वाली वायर पे फोर्स निकालेंगे, इस वाली वायर पे और इस वाली वायर पे, तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा इस वाली वायर पे कितना आएगा, I L1 क्रॉस B, बताओ, प्लस इस वाली वायर पे क्या फोर्स आएगा, वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा फोर्स। फिर दूसरा फोर्स वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लिख रखा है ना, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, क्रॉस प्रोडक्ट में लिया है, I कैप J कैप ऐसे आएगा। दूसरा भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, तीसरा वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो हम वेक्टोरिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पहली वायर पे मैग्नीट्यूड वाइज F1 वेक्टर, तीनों पे फोर्स रहेगा, वेक्टोरिकली लिख रहे हैं हम। मान लो जैसे एक फोर्स है, मान लो ऐसे F1 वेक्टर, दूसरा फोर्स है ऐसे F2 वेक्टर, और मैं इसको लिख रहा हूँ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा, मान लो F1 वेक्टर है 2i कैप और F2 वेक्टर है 2j कैप, तो अपने आप ही वेक्टोरिकली ऐड हो गया, है ना। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज होता तो मैं ऐसे लिखता 2 + 2 नहीं लिख सकता था, 2 + 2 4 थोड़ी होगा, क्योंकि 2 और 2 सेम डायरेक्शन में थोड़ी है, फिर मुझे वो वेक्टर को लगाना पड़ेगा, अब अलग अलग डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, और फिर √a² + b² करके वैसे लिखा। तो F1 वेक्टर कितना है, F1 वेक्टर है I L1 क्रॉस B, बताओ, यही तो है, स्ट्रेट लाइन पे यही होता है। सिमिलरली दूसरे पाएगा, तीसरे पाएगा, I सेम है तीनों में, और क्या सेम है, B सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखो जब हम डेरिवेशन करते हैं तब हम कंडीशन जो जो लगाते हैं फाइनल फॉर्मूले में, वो सारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो ये तो डेरिवेशन से पता लगता है कौन कौन सी कंडीशन हमने लगाई थी वो फॉर्मूला ड्राइव करते समय, तो वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने करंट सेम माना है, पूरे वायर में करंट सेम है, और क्या सेम माना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म माना है, तो हो जाएगा L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, और इसके साथ क्रॉस B। अरे बी कॉमन है, बाहर निकाल दिया, और ये हो गया L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, ठीक है। अब ये है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, तीनों हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल जुड़े पड़े हैं। जैसे याद दिलाता हूँ, मान लो ये होता था A वेक्टर, ये होता था B वेक्टर, हेड से टेल, हेड, अब तीसरा हो गया मान लो C1 वेक्टर, ऐसे हो गया C1 वेक्टर, C1 वेक्टर ऐसे हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर होता था इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड, दोनों को मिला दो। पहला वेक्टर A वेक्टर, दूसरा वेक्टर B वेक्टर, तीसरा वेक्टर C वेक्टर, तीनों को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टोरिकली, ये ऐसे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से आता है, ट्रायंगल लॉ से आता है, ये हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल जुड़े पड़े हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो आता है पहले वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को डायरेक्ट मिला दो, और डायरेक्शन किस तरफ दो, फाइनल वेक्टर की तरफ, इनिशियल से फाइनल, ये आता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो याद दिला दूं, A वेक्टर ऐसे होता था, B वेक्टर ऐसे होता था, तो क्या करते थे, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को मिला दो, तो वो क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर है, एक L1 वेक्टर है, दूसरा L2 वेक्टर है, तीसरा L3 वेक्टर है। करंट एलिमेंट जो हम छोटे छोटे लेते थे, डीएल एलिमेंट,
अब एक करंट एलिमेंट L1 वेक्टर हो गया, ये दूसरा करंट एलिमेंट L2 वेक्टर। अब एलिमेंट नहीं बोलेंगे, एलिमेंट होता है बहुत छोटा सा, पर लॉन्ग है ना उसका। तो ये तीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक्चुअल में, L1 वेक्टर, L2 वेक्टर और L3 वेक्टर। अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो इनिशियल वेक्टर है, फाइनल वेक्टर है, तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। यही तो हेड, फाइनल हेड। यस सर। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को सीधा सीधा मिला दो, वही क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल वेक्टर। तो ये हो जाएगा L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर इक्वल हो जाएगा एल इफेक्टिव वेक्टर, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? वो यहां से गया यहाँ, यहां से गया यहाँ, यहां से गया यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आ जाएगा आंसर आपका फाइनली आई एल इफेक्टिव क्रॉस एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर। तो जो नेट फोर्स होएगा वो होगा, करंट कितना जा रहा है? आई करंट जा रहा है, एल लेंगे ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड तो है बी वो, और डायरेक्शन किस किस के बीच का एंगल लेंगे? एल इफेक्टिव और बी के बीच का एंगल। ठीक है। अच्छा, ये L1 वेक्टर इतना लेंथ तक सीधी रही फिर मुड़ी, फिर इतनी लेंथ तक सीधी रही फिर मुड़ी, कि कंटिन्यूस भी तो मुड़ सकती है। उस फिर L1 वेक्टर इतनी लेंथ नहीं रहेगी L1 वेक्टर की, छोटी सी लेंथ हो जाएगी dl, फिर अगली dl, फिर अगली dl, मुड़ती जाएगी लगातार। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें, इसको ऊपर तक आ रहा है, अगर हम इसको जनरलाइज करें इस फॉर्मूले को, तो कुछ ऐसे बनेगा। अगर वायर कुछ भी ऐसे हो, कुछ भी ऐसे हो, मतलब ऐसे वायर कैसे भी घूम रही हो, कुछ भी कर रही हो ऐसे, और उसमें करंट जा रहा है ना, और उसमें करंट जा रहा है आई। तो जो अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इन जनरलाइज कर रहे हैं हम अपने फॉर्मूले को, तो नेट फोर्स आएगा वायर पर आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर, जहां पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। कंडीशन ये है बी यूनिफॉर्म है, और एल इफेक्टिव क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इसको मिला दो, ये होगा, ये है पूरा डेरिवेशन आपके करंट कैरिंग वायर पर। ठीक है, इसको पोच कर दो और लिख लो, भर भर के क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग वायर रखी है ए बी, और उसमें करंट जा रहा है आई। ठीक है, इस वायर की लेंथ है एल। एक दूसरी वायर रखी है ए बी सी डी, इसमें करंट जा रहा है आई, लेंथ है इस वायर की भी एल। एक तीसरी वायर रखी है ई एफ, इसमें करंट जा रहा है आई, इस वायर की लेंथ भी है एल। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, सेकंड वायर एंड थर्ड वायर। बताओ जल्दी से, इस पर फोर्स बताओ, इस वाले वायर पर फोर्स बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। अच्छा, ए एच नाम रख लो इसका, ए एच, बी बी हो जाएगा। जल्दी बताओ। दोनों पे तो ऊपर वाली पे 0 होगा, और इस पर क्या आएगा? ILB आएगा, IL क्रॉस 91। हाँ तो 91 है, IL 91 हो गया।
क्या आएगा इसमें? साइन जीरो 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 हो जाएगा। एल इफेक्टिव तो यही है, सीधी वायर, वायर घूमती हुई तो है नहीं, सीधी है, तो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। आई है, एल यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल, बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी साइन एल और बी के बीच का एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो एल भी ऐसे ही होगा करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होगा, तो साइन जीरो, तो फोर्स आ जाएगा जीरो। इस पे आई एल बी साइन एल की वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो साइन हो गया 180 इक्वल टू जीरो, साइन 180 जीरो। तो यहाँ पे आई एल बी साइन एल ऊपर की तरफ, सॉरी एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, तो साइन 91 है ना, तो आई एल बी हो जाएगा फोर्स और डायरेक्शन हो जाएगी आई एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ, फोर्स आ जाएगा अंदर की तरफ। ये चल रहा है ना? ठीक है, तो लिख लो जल्दी से फोर्स। अच्छा, फोर्स निकल रहा है एल क्रॉस बी से, ए वेक्टर क्रॉस बी से निकल रहा है फोर्स, तो जो फोर्स निकल रहा है एल क्रॉस बी से वो फोर्स एल के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर है ना, ये तो प्रॉपर्टी है उसकी वेक्टर प्रोडक्ट की। वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें एल और बी है। क्या हो गया भाई? गर्मी लग रही है? सही है, लिख लिया। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तुम देख रहे हो क्रॉस भी बराबर बराबर दूरी पर बना रहे हैं। ये यूनिफॉर्म एक वायर है कुछ ऐसे, करंट कैरिंग वायर, इसका एक एंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 3, दूसरा एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 5 7, करंट फ्लो कर रहा है, फाइंड फोर्स। लिख लो जल्दी से। अरे डायग्राम तो बना ले फिर, में सॉल्व बाद में कर लियो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
सबसे पहले तो वायर तो घूमती फिरती है, तो एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कैसे मिलेगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये होगा एल इफेक्टिव। दिस इज योर एल इफेक्टिव। तो फोर्स आएगी आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा। तो आई तो करंट आई है जो भी है, एल इफेक्टिव क्या है? यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ सीधी। यहाँ एक मिनट देखूंगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, वो एल इफेक्टिव हो जाएगी। बी दे रखा है बी, बी दे रखा है बी, और साइन बताओ थीटा। अरे एल इफेक्टिव ऐसे है, एल इफेक्टिव की डायरेक्शन ऐसे होगी, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एल इफेक्टिव ऐसे, एल इफेक्टिव की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, एल इफेक्टिव डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल इफेक्टिव, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो एल इफेक्टिव डायरेक्शन ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी। एल इफेक्टिव की डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है ना, एल इफेक्टिव डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो साइन 90। एल इफेक्टिव की लेंथ कितनी होगी? तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 7 है, तो इसका एल इफेक्टिव की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही तो होता है, 3 का स्क्वायर 9 है ना। तो हो जाएगा 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16, 9 में से 3 गए 4, 16, तो 25 5, तो ये हो जाएगा 5, है ना, एल इफेक्टिव हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5 आई बी साइन 90 इज 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये फोर्स आया, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे लिखोगे? ये जो फोर्स है एल इफेक्टिव और बी के परपेंडिकुलर है भाई, बी तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बी के तो परपेंडिकुलर हो गई, एल इफेक्टिव और बी ऐसे होगा, तो फोर्स लगेगी कुछ ऐसे, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगी एल इफेक्टिव के, पूरे पे ऐसे ही रहेगी फोर्स। तुम ध्यान से देखो, इस पूरे एल इफेक्टिव के, है ना, ऐसे तुम देखना चाहते हैं, और ये फोर्स की वैल्यू ये रही 5 आई बी, इस तरफ फोर्स लगेगा कि वायर को इस तरफ सरकाया जाए, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन बहुत है इस टॉपिक के, मतलब कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ मिटा दे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड भाई फिर से अंदर की तरफ, और एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, आई करंट जा रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो ये सेंटर है, इसकी रेडियस है आर,
फाइंड फोर्स अगेंस्ट, अगेन वही फोर्स निकालना, फाइंड फोर्स ऑन वायर। फाइंड फोर्स ऑन वायर। फोर्स होगा 2IBR ऊपर की तरफ। अरे एल इफेक्टिव निकालो सबसे पहले। एल इफेक्टिव कहाँ से होगा, इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट, तो ये हो जाएगा एल इफेक्टिव, है ना, यहाँ सेंटर है। ये हो जाएगा एल इफेक्टिव, बोलो ये हो जाएगा एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव वेक्टर। और एल इफेक्टिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आंसर फोर्स वेक्टर क्या होगा, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर, आई एल इफेक्टिव लेंथ कितनी है इस बार, 2R अरे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होती है, डायमीटर के बराबर, और डायमीटर है कितना 2R होगा, 2R एल इफेक्टिव की लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड बी, अरे ये तो होता है एल इफेक्टिव बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, एल इफेक्टिव ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मेरे हिसाब से साइन 90 होगा, बोलो ठीक है, और साइन 90 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 2IRB, ये हो जाएगा फोर्स। और डायरेक्शन किस तरफ बताओ, डायरेक्शन एल इफेक्टिव ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर, तो ये पूरी वायर के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, पूरी वायर ऊपर की तरफ सरकेगी, फोर्स लगाएंगे तो पूरी वायर ऊपर की तरफ सरकेगी, है ना, तो डायरेक्शन इज शोन, तो यहाँ दिखा देते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ होगी, फोर्स ऊपर की तरफ होगी, एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। देख लिया, ठीक है, हाँ। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि ऊपर की तरफ कैसा है एल इफेक्टिव से, वो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूँ यहाँ पे, तो डीएल वेक्टर डायरेक्शन ऐसे, तो डीएल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऐसे इस तरफ, सिमिलरली यहाँ पे डीएल एलिमेंट लूँ अगर, तो डीएल एलिमेंट ऐसे, डीएल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऐसे, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा ऊपर वाला कंपोनेंट। सिमिलरली इस वाले के लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर वाला, इसलिए जो नेट फोर्स बचेगा ऊपर की तरफ बचेगा, इसलिए हमारा जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर आई, ये सेंटर, उसका रेडियस आर, फोर्स बताओ, वही सेमी सर्कुलर वायर है, फाइंड फोर्स 0 बताओ जल्दी से, 0 क्योंकि एल इफेक्टिव ये होगा, एल इफेक्टिव की डायरेक्शन भी यही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, तो फोर्स आ जाएगा 0।
अरे एल क्रॉस बी करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मिटा दो। अरे बोलो नेक्स्ट। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, ठीक है, और इसमें है एक स्क्वायर लूप, इसमें क्या है स्क्वायर लूप, और उसका करंट जा रहा है ऐसे, स्क्वायर लूप है ए बी सी डी। हाँ तो सही है, छोड़ दे उसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स बताना है उस लूप पर, और लूप को आप रॉड की तरह मानना, रियल वायर की तरह मत मानना, तो कंफ्यूजन होगी। बताऊंगा वो कैसे। चलिए बताओ फोर्स। कितना आएगा, क्यों एल इफेक्टिव इफेक्टिव जीरो। अरे यहाँ से स्टार्ट करा घूम के फाइनल यहीं पे आ गया, या यहाँ से स्टार्ट करा घूम के यहीं आ गया, फोर्स कितना आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो होगा इस पे। अरे रुक जाओ एक मिनट, इसको और थोड़ा ढंग से समझो। ए से बी पर निकालो फोर्स, आई एल क्रॉस बी, फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ। आई एल क्रॉस बी फोर्स ऊपर की तरफ, आई एल क्रॉस बी, तो ये वाला फोर्स होता है, ये वाला फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर इसको वैसे सोचे हम रियल वाली वायर के समझे, तो हमें ऐसा लगेगा कि एक वायर ऐसे हो जाएगी, एक वायर ऐसे हो जाएगी, एक वायर ऐसे। अरे खींचेगी वायर जब यूं ऊपर ऐसे खींचेगी तो खींच के ऐसे हो जाएगी, पर हम इस वायर को कैसे मानते हैं, स्टिफ रोड की तरह मानते हैं कि जो वैसे खींच नहीं सकती, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से इसको। सिमिलरली अगर वायर ये स्क्वायर लूप ना होकर सर्कुलर होता तो भी फोर्स कितना होता, जीरो ही होता। अरे लूप में स्क्वायर बनाया है, इसके सर्कुलर होता तो भी जीरो ही आता। हो गया, लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा दो। क्वेश्चन है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग एलिमेंट है या करंट कैरिंग वायर है ऐसे, जिसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर का मास दिया हुआ है, इस वायर का मास दिया हुआ है, इस वायर का मास है 200 ग्राम, या कह लो 0.2 किलोग्राम। वो वायर ऐसे है, हवा में लटका हुआ है, गिर नहीं रहा नीचे, मास की वजह से नीचे गिरना चाहिए पर गिर नहीं रहा नीचे, तो बताना बी की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि ये हवा में ही लटका रहे। फाइंड वैल्यू ऑफ बी सो दैट वायर डू नॉट फॉल।
इफ दिस वायर इज इन मिड एयर, हवा में, है ना, इफ दिस वायर इज इन मिड एयर, चलो करो, अगर ये वायर हवा में है तो ये नीचे ना गिरे अपने वेट की वजह से, तो बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ, और फोर्स कौन बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो बी की वैसी वैल्यू बतानी है ताकि ये नीचे ना गिरे, करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। तो नेट फोर्स 0 रहेगा, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए बी की वैल्यू कितनी होगी, हल्का भी तो हवा में रहेगा, जब नेट फोर्स 0 रहेगा, नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो हमें कि बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि ये नीचे ना गिरे। बी की वैल्यू आई 0.66। सही है। बताओ बताओ भाई, mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, धरती इसको खींचेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, आई एल क्रॉस बी, ऊपर की तरफ। अगर ये ना गिरे, ये मैग्नेटिक फोर्स है, बी बोल देते हैं। अगर ये नहीं गिरना चाहिए तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर हो, तो नेट फोर्स 0 हो जाए, नहीं गिरेगा, एफ बराबर, सॉरी,
मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना होना जाना चाहिए, mg। भाई तो नीचे फोर्स ऊपर फोर्स बराबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आई एल बी इक्वल टू mg। आई कितना है 2, लेंथ कितनी है 1.5, बी हमें निकालना है, एम कह रहा था 0.2 किलोग्राम और जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 2, 0.2 इंटू 2/3, 1.5 इंटू में 2, 1.5 गुना 2 3, तो आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए 0.67। बोलो फिर समझ आया तुम्हें, आसान है, कोई ज्यादा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम मिटा दूं। एक क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लो एक लूप है, वायर है, फिक्स्ड वायर, और ऐसे कुछ वायर, बैटरी लगी हुई यहाँ पर, और एक यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ क्या है L, और इस कंडक्टर की लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, बोलो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R। R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। और ये ऐसा कंडक्टर स्लाइड कर सकता है इस पे, क्या करंट फ्लो होगा इसमें से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, क्या करंट फ्लो होगा ऐसे। बाकी सब तो फिक्स है, ये मूव कर सकता है आगे पीछे, तो फोर्स निकालना है इस पर। फाइंड फोर्स ऑन दिस कंडक्टिंग वायर, फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर, ए बी बोल देते हैं इसको, ए बी। जिसकी लेंथ L है, कंडक्टर की लेंथ L है, इसमें से करंट जा रहा I, रेजिस्टेंस R है इसका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है B में। तो बताओ फोर्स कितना होगा, अरे आसान है, बताओ जल्दी से। फोर्स हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, करंट कितना जा रहा है I, लेंथ कितनी है L, मैग्नेटिक फील्ड B, L इफेक्टिव नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो साइन 90 आई एल बी फोर्स होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें, करंट हमें दिया नहीं हुआ, करंट तो हमने निकाला है, कैसे निकाला करंट, बैटरी की वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है इसका R, तो करंट कितना हो जाएगा V अपॉन R। तो I की जगह आ जाएगा वोल्टेज B अपॉन R इंटू एल बी। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। और डायरेक्शन बता दो, इधर साइड, हाँ इधर की साइड, दिस इज द फोर्स, एंड फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ टुवर्ड्स राइट। ठीक है, लिख लो, इनको बोलते हैं रेल प्रॉब्लम। ये दो रेल हैं, कॉम्पिटेंस बेस्ड नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं, दो तीन कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर। मतलब जैसे करंट का कॉन्सेप्ट लग गया, हाँ वही लगे, और रेजिस्टेंस और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लग गया, हाँ वही तो करंट का ही तो लगा है, एक ही लगा है, मतलब एक तो है आई एल बी का और एक दूसरा हो गया, है ना। अभी तो आगे पढ़ेंगे एक और कंसेप्ट और लगेगा। मतलब तुम ये देखो, फॉर्मूला है आई एल बी, कॉम्पिटेंसी जस्ट तुम कह रहे हो दो कंसेप्ट कैसे जुड़े हैं,
ऐसे जुड़ सकते हैं। एक तो करंट का कंसेप्ट लगा लो, अलग से कोई कंसेप्ट डाल दे करंट का, वहां से बन सकता है। एक मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड अलग से डाल दे कोई। अभी तो हमें सीधा कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो करंट कैरिंग वायर बना रही है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है, कितना बनाती है, वो हमें पता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन डाल दे कोई, तो तुम्हारे दो कंसेप्ट फिर से जुड़ जाएंगे। तो ऐसे बनते हैं कॉन्सेप्ट। तुम फॉर्मूले से देखो देखो कौन कौन सी चीज कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ये एक्चुअल में रेल प्रॉब्लम क्वेश्चन कहलाते हैं। ये दो रेल हैं और इसमें कंडक्टर रखा है जो स्लाइड कर रखा है। एक्चुअल में 6 चैप्टर में ये आएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। 6 चैप्टर में आएगा ये क्वेश्चन, इसको देखना थोड़ा सा टहल गया। सही है, 6 चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए बता दिया। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही किसी को? घर जाना है? मन नहीं लग रही है। इसलिए तो 7 बजे से ये टाइम करा है, क्योंकि मुझे पता क्वेश्चन बहुत है यहाँ पे। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? यस ठीक है, मिटा दो। सर। हाँ भाई, एक और करो, एक क्वेश्चन और। करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट जा रहा है 2I। इस वायर को 2 हिस्सों में घुमा दिया ऐसे, 2 सेमी सर्कल में। और फिर से 2I, और मैंने पहले बताया ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ से करंट जाएगा I, है ना। तो मैं डबल मेहनत नहीं करवा रहा। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब तुम करोगे ना इसके क्वेश्चंस अपने किसी भी नोटबुक से, किसी भी बुक से, इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं। तो तुम्हारी मेहनत बचा दी मैंने। ठीक है, मोस्टली तुम देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो बताओ इस वाले पार्ट की वजह से फोर्स कितना लगेगा अगर इसकी रेडियस है R। पूरे वाले फाइंड फोर्स ऑन सर्कुलर पार्ट ऑफ वायर। वायर के सर्कुलर पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा। है सर्कल ये, वो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गई। नेट फोर्स तो 0 होता था ना सर्कुलर वायर पे, है सर्कुलर वायर पे तो नेट फोर्स 0 होता था। बड़ी सर्कुलर है ना, सर्कुलर ये उधर उसकी साइड निकल रहा है, दोनों अगर ऐसे घूम जाती सर्कुलर वायर पे नेट फोर्स तब 0 होता है जब पूरा सर्कल, लेकिन ये ऊपर है ये ऐसे है ना। तो इसके वजह से आएगा DL क्रॉस B ऊपर की तरफ, इसके वजह से भी DL क्रॉस B ऊपर की तरफ। तो इसके वजह से होगा, एल इफेक्टिव यही होगा दोनों के लिए। तो हो जाएगा फोर्स आ जाएगा नेट फोर्स
आई एल इफेक्टिव कितना 2R इंटू बी और साइन 91 ऊपर की तरफ और नीचे वाले के वजह से ऊपर की तरफ 2 टाइम्स। अरे 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऊपर। आसान सा था ये तो। अब 2 डेरिवेशन हो रहे हैं, वो कराऊंगा, फिर उसके बाद कल कराऊंगा। 2 डेरिवेशन हो रहे हैं, वो कराऊंगा, फिर कल कराऊंगा। कल जो आज पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा, जो आज पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा डेरिवेशन का और क्वेश्चंस का। और जो आज अभी जो 2 डेरिवेशन करा रहा हूँ, इनके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो कल ही करेंगे। पहले क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और फिर टेस्ट होगा। टेस्ट ज्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से, एक ही डेरिवेशन है जो आज कराई है वो, और 2-3 क्वेश्चन बस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन रहेंगे और एक डेरिवेशन, ज्यादा आधे घंटे का टेस्ट रहेगा। और अपन 1-1.5 घंटे क्वेश्चंस करेंगे किसके, जो अब मैं 2 डेरिवेशन कराने वाला हूँ, जो 2 डेरिवेशन कराने वाला हूँ ये, ठीक है। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे, डेरिवेशन अभी करेंगे। लेकिन जो ये 2 डेरिवेशन में करा रहा हूँ अभी, इनका टेस्ट कल नहीं होगा, इनका टेस्ट परसों लेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अब 2 डेरिवेशन कराने वाला हूँ। डेरिवेशन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही है तुम्हारे लिए, तो वो क्वेश्चन ही है। तुम क्या कहोगे फिर से, ये जो 2 डेरिवेशन है तो इसको देख के तुम यही कहोगे कि 2 कंसेप्ट मिक्स कर दिए बस, और कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्वेश्चन ही है वो, बस हम क्वेश्चन कैसे करते, क्वेश्चन में बिना लिखे कर देते हैं। इसमें बस लिखना पड़ता है कि हाँ भाई इस लेंथ पे इतनी फोर्स लग रही है और ये लग रहा है वो लग रहा है, ये लिखना पड़ता है, बाकी है क्वेश्चन ही। तो क्वेश्चन क्या है भाई, मतलब डेरिवेशन क्या है, या क्वेश्चन ही मान लो इसको, डेरिवेशन का नाम पे क्वेश्चन। हमारे पास 2 वायर दी हुई हैं, वी हैव गिवन 2 वायर्स, वी हैव गिवन 2 वायर्स, स्ट्रेट वायर्स, 2 straight wires. One is infinite wire, one is infinite wire, and other is finite wire having length L. इन्फिनाइट वायर की तो लेंथ निकालने बता ही नहीं, वो तो इन्फिनाइट लेंथ है। और अदर वायर कैसी है, फाइनाइट वायर है, हैविंग लेंथ L. Distance between the wire is D, and current carrying I1 and I2 रेस्पेक्टिवली बोल दो, कैसे बोलना, मतलब इन्फिनाइट वायर से करंट जा रहा है I1, दूसरे वाले से जा रहा है I2। फाइंड फोर्स बिटवीन द वायर्स। फोर्स बिटवीन द वायर्स मतलब पहली वायर कितना फोर्स लगा रही है दूसरी पर, और दूसरी कितना लगा रही है पहले पर। ये वैसे ही चार्जेस के बीच में फोर्स हम निकालते थे, Q1 Q2 पर कितना लगा रहा है, Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है। तो दिस इज योर इन्फिनाइट वायर, ये है आपकी इन्फिनाइट वायर। इसमें से करंट जा रहा है I1, और इससे D डिस्टेंस दूर एक दूसरी वायर है जिसकी लेंथ है L, और इस पे फोर्स लग रहा है, इसमें से करंट जा रहा है I2, इसमें से करंट जा रहा है I2, इसकी लेंथ कितनी है L। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स निकालना है। कॉन्सेप्ट यही है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है, IL B sin थीटा। मान लो मैं इस वायर पे फोर्स निकालना चाहता हूँ, फाइनाइट वायर पे, तो कॉन्सेप्ट क्या है, I कितना I जा रहा है इसमें, I2, लेंथ L, L क्या है, L है B,
और साइन थीटा। अब बी कहाँ से आएगा? इस वाली वायर से। ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। हाँ। दो कंसेप्ट मिक्स हो गए। ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और ये हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इन्फिनाइट वायर हैविंग करंट आई। इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यस सर। और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखी है तो उस पर फोर्स लगेगा, है ना? तो इस पर फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। वो फोर्स निकाल सकते हैं और वो फोर्स जितना इस पर फोर्स लगेगा उतना ही ये वायर इस पे फोर्स लगाएगी न्यूटन थर्ड लॉ से, है ना? तो निकल गया, बस यही तो निकालना है, फोर्स बिटवीन द वायर्स। इस पे फोर्स निकालो, इस पे निकालो, डायरेक्शन बताओ। चलो करो जल्दी से। एक इसी पे निकाल लेते हैं, वो तो हाँ, इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, दो कंसेप्ट मिक्स। इसको पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो फोर्स ऑन I2 वायर, तो I2 यानी वो वाली वायर जिसमें से I2 करंट जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ILB। I कितना है? I2, इसकी लेंथ L और B कहां से आएगा? B तो दे नहीं रखा, तो B ये प्रोड्यूस करेगा, I1 करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लिखेंगे B1। अरे बोलो, अरे बोलो, I2L क्रॉस B1 ऐसे लिख देंगे, I2L क्रॉस B1। I2 तो I2 है, हमें पता है। L इसकी लेंथ हो जाएगी, L वेक्टर हो जाएगा। B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू I1 वायर, ऐसे कह लें। वो वायर जिसमें से I1 जा रहा है, I1 वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा बताओ, I1 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? अंदर की तरफ। या फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को स्ट्रेच करो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे। तो पाम कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो लेकिन इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी? B1 तो है, B1 तो यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बताओ, अरे समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी बना रही है, हर जगह बना रही है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा? ये वाला जो इस वायर के ऊपर है, यानी वो फील्ड लाइन जो इस वायर के ऊपर है वो इस पर फोर्स लगाएंगे। ये वाली थोड़ी लगाएंगे, ये वाली थोड़ी लगाएंगे। कौन सी वाली? जो इस वायर के ऊपर है। तो इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? B1। तो हम रखेंगे I2, इसके अंदर करंट जा रहा है I2, लेंथ इसकी L। तो मैं ऐसा करना, डायग्राम दो बनाना, पहला डायग्राम तो रियल डायग्राम और दूसरा डायग्राम जो हम उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, ये रहा B1, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और L की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो L क्रॉस B, दोनों के बीच का एंगल 90। फिर समझ आया? L वेक्टर कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो L क्रॉस B 90 होगा। L ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 90। I2L। अब B1 है कितना? साइन 90 की वैल्यू 1। B1 क्या है? इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, कहां पर? इस पॉइंट पर। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे। तो हमें याद करना पड़ेगा B1 जो होगा वो होगा म्यू नॉट I1 करंट प्रोड्यूस कर रहा है अपॉन 2 पाई, है ना, इसकी यहां से यहां तक की दूरी। अगर मुझे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये दूरी लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं। हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? ये वाला D। इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2 पाई D, और वो डिस्टेंस दिया हुआ है D।
अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो मैग्नेटिक, क्या सारे सेम रहेंगे? अरे सबकी दूरी सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम है, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, तो पूरी वायर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, पूरी वायर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अरे हमारा फॉर्मूला तब वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो क्या पूरी वायर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? क्योंकि बराबर दूरी पर है। अगर ये वायर ऐसे हो जाती है तिरछी तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाले वायर ऐसे होती तो यहाँ वाली वायर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता और यहाँ पर वीक होगा, क्योंकि दूर हो जाता है ना वायर से। तो पूरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और वो कितना है, ये रहा। तो रखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd और साइन 90 की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न करना पड़ेगा इनटू में L। तो दिस इज फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, वो इधर की साइड है। L क्रॉस B, कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ, टुवर्ड्स। और सिमिलरली ये फोर्स हुआ सेकंड वायर पर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अरे I2 करंट जा रहा है तो इसको सेकंड वायर बोल दिया, फर्स्ट वायर पर। इस पे भी क्या इतना ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर, और अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इस पे इस तरफ लग रहा है तो इस पे इस तरफ। अट्रैक्ट करेंगे दोनों वायर, दोनों वायर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए जब तुम देखते होगे मार्केट वगैरह में दो वायर ऐसे जा रही होती है ना, दो वायर ऐसे जा रही होती है और दोनों में अगर सेम करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो भिड़ सकते हैं, है ना। और अगर कहीं कट हो तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी हो सकता है, तो इसलिए उनके बीच में ऐसे कुछ तार लगा रहता है ताकि, या फिर कोई ऐसे लकड़ी लगा देते हैं, चाबी तो लटका देते हैं। हाँ, ताकि वो दोनों एक दूसरे से ना भिड़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो किसने फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड वायर पे इतना फोर्स लग रहा है तो फर्स्ट वायर पे भी इतना ही फोर्स लगेगा। तो हम इस फोर्स को लिखेंगे F21, फोर्स ऑन टू सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर भी यही होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L। ठीक है, ये होगा। पानी की बोतल निकाल दो। लक्ष्य between two infinite parallel wire. Force between two infinite parallel wire. Force between two infinite parallel wire carrying current in the same direction. Same direction में current कैरी कर रहे हैं। क्या अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं, बोलो। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में करना। तो एक करंट जा रहा है I1, दूसरा में जा रहा है I2, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है D। इसको बोल देते हैं फर्स्ट वायर, इसको बोल देते हैं सेकंड वायर। ठीक है, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वायर पर फोर्स लगेगा। फर्स्ट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस पर, वो अंदर साइड बोलो, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, और इसके वजह से यहाँ पर किस डायरेक्शन, देखो बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर। तो फर्स्ट वायर पे फोर्स, मतलब सेकंड वायर पे फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन, मैं लिखने के लिए भेज दूंगा आपको, है ना। अभी मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। क्या, अच्छा डॉट आएगा, हाँ ये है ना बाहर की तरफ, तो डॉट आएगा। तो फोर्स ऑन सेकंड वायर,
फोर्स ऑन सेकंड वायर, तो फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर कितना आएगा? माइनस हाँ बोलो कितना आएगा? माइनस एक मिनट, I2 करंट I2 और इनफाइनाइट वायर है तो इसकी लेंथ ले लेते हैं L, मतलब इनफाइनाइट वायर की नहीं, मतलब कुछ सी हिस्से की लेंथ ले लेते हैं L। तो L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा? L वेक्टर ऊपर की तरफ क्रॉस V1, बोलो V1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो फर्स्ट वायर के बेस हो रहा है, तो I2 L क्रॉस V1, I2। अब A क्रॉस V1 कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड L, V1 इसका मैग्नीट्यूड V1 और दोनों के बीच का एंगल 90, L ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर sin 90। तो फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, पर वायर की लेंथ तो इनफिनाइट है, तो जब भी ऐसा हो इनफिनाइट वायर, इनफिनाइट सरफेस, इनफिनाइट वॉल्यूम जो भी है, तो ऐसे केस में हम पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया। भाई तुम कितनी लेंथ ले लो उस हिसाब से, पर यूनिट लेंथ पर अगर फोर्स पता लग गया तो 10 मीटर लेंथ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 मीटर लेंथ है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो उस फोर्स को, 5 मीटर लेंथ है 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पर यूनिट लेंथ का फोर्स मतलब 1 मीटर पे फोर्स पता लग गया तो जितनी लेंथ पे फोर्स निकालना उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए हम कैसे निकालते हैं? पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इनफिनाइट है, वायर की लेंथ इनफिनाइट है ना, तो हम क्या करेंगे? F21 फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अच्छा डायरेक्शन बताना फोर्स की, L ऐसे B ऐसे इस तरफ होगी, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर F21 है ना, मैग्नीट्यूड हम यहाँ निकाल रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ निकाल रहे हैं है ना। तो ये हो जाएगा F21 I2 L, ओ सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा? ये लेंथ नीचे ले आओ, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 और B1 बताओ कितना आएगा? इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? म्यू नॉट, और ये प्रोड्यूस कर रहा है तो I1 अपॉन 2 पाई, और कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2 पाई डी, और sin 90 की वैल्यू 1। तो फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, दिस इज फोर्स। अच्छा सिमिलरली इस पे निकालेगा फोर्स, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर क्या हो जाए? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर इक्वल टू, इस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका करंट लेंगे I1, इसकी लेंथ ले लेंगे L क्रॉस V2, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड वायर, तो हो जाएगा I1 L वेक्टर कहाँ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो LB2 sin 90, ठीक है। L को नीचे ले जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं F12 अपॉन L फोर्स है ना, और यहाँ हो जाएगा I1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सेकंड वायर, ड्यू टू सेकंड वायर ये वाली वायर म्यू नॉट इनटू कौन सी वायर प्रोड्यूस कर रही मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पर सेकंड वायर, तो I2 लेंगे, इसका करंट लेंगे अपॉन 2 पाई, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड पर? यहाँ पर इस वायर की वजह से, तो कितनी दूर? d डिस्टेंस 2 पाई d, और sin 90 की वैल्यू 1। तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, सॉरी फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू। और डायरेक्शन बताओ फोर्स की, अरे I ऐसे, I L क्रॉस B, L ऐसे और B ऐसे, अरे B बाहर की तरफ, L क्रॉस B, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, तो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। और तुम देख रहे हो जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो बीच में वो लगाया जाता है जो बताया था।
तो 4 वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, वायर्स, अरे पानी दे दे, वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर कौन से फोर्स से? ये फोर्स, ये वाले फोर्स से, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये है ना, इस फोर्स से। तो ये वैल्यू याद रख लेना, कौन सी वैल्यू? ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता तो ये अट्रैक्ट ना करके रिपेल करते, रिपेल करते, अट्रैक्ट ना करते रिपेल करते। कैसे चेक कर सकते हैं आप, कर लेना खुद से चेक। एक में करंट इस डायरेक्शन में दौड़ाना, एक में इस करंट डायरेक्शन में दौड़ाना, तो देखो ना ये फोर्स ऐसे आएगा ये वाला, और ये वाला फोर्स ऐसे आएगा, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। और कितने फोर्स है? इसी फोर्स से, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू इनफिनाइट पैरेलल वायर कैरिंग करंट, है ना, पैरेलल वायर है, करंट कैरी कर रही है। इसकी फोटो खींच लो इसकी, और मैं एक्चुअल फोटो तो भेज ही दूंगा, पर इसकी एक बार फोटो खींच लो। अच्छा, ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफिनाइट वायर्स। एक मिनट रुक जाओ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफिनाइट वायर्स, ठीक है, ये फोर्स है। इसकी एक्चुअल फोटो मैं भेज दूंगा अपने उससे नोट से, ठीक है। इस टॉपिक पे बेस जो क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे। इस टॉपिक पे बेस मेरे हिसाब से 1 घंटा लगेगा क्वेश्चंस करने में, इसके जितने भी क्वेश्चंस है सारे कर लेंगे इस टॉपिक पे बेस। हाँ भाई, इस टॉपिक पर बेस जो भी क्वेश्चंस है वो हम सारे कल करेंगे। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो कल टेस्ट किसका होगा बताओ? इससे पहले वाली जो डेरिवेशन है ना, ये बंद कर दो। हाँ,